बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पुनः पढ़ेंगे नौका विहार का अगला काव्यांश। तो नौका विहार के अगले काव्यांश के अर्थ को समझने से पहले हम इस कविता के अंश को पढ़ लेते हैं। नौका में उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों का चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, पैरती परीसी जल में कल, रूपहरे कचों में ही ओझल, रूपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और इसके बाद में अब पहुँची चपला बीच धार, अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, छाया की कोकी को विलोक। तो ये तो था हमारा काव्यांश, और अब हम इस काव्यांश का अर्थ पढ़ेंगे। तो उसमें एक कठिन शब्द है विस्फारित नयनों से, विस्फारित यानी फैले हुए, और अंतस्थल जो है उसका अर्थ है गहराई, पैरती का अर्थ है तैरती, कच कच यानी केश, तिर्यक यानी टेढ़ा। तो अब हम इन कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात हम अपने काव्यांश के अर्थ पर आते हैं। तो प्रसंग के रूप में तो आप यही लिख सकते हैं कि इस अवतरण में कवि सुमित्रानंदन पंत ने गंगा में प्रतिबिंबित चंद्रमा और नक्षत्रों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और व्याख्या के रूप में आप लिख सकते हैं कि नौका नाव गंगा की धारा में बढ़ती जाती है, उसके आगे बढ़ने से पानी में लहरें बनती और बिगड़ती और बढ़ती रहती हैं, जिनके कारण नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हलचल सी मच जाती है। आकाश का प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा था, किंतु लहर की गति से वह संपूर्ण आकाश हिलता हुआ दिखाई देता था। चलते हुए पानी में आकाश का प्रतिबिंब हिलता हुआ ही दिखाई देगा। चंद्रमा और तारों की छाया पानी में काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी, किंतु जब वह आकाश गंगा की धारा में हिलता हुआ दिखाई देता, उस समय ऐसा लगता था मानो चंचल तारों के झुंड पानी की गहराइयों में अपने छोटे छोटे दियों को जगमग जगमग फैला करके कुछ खोज रहे हैं। ऐसे ही नक्षत्रों के छोटे छोटे दीपकों को अपने चंचल आंचल की ओट में लेकर लहरें भी ऐसा लग रहा था कि लुका छुपी का खेल खेल रही हैं। अभिसार की उत्सुकता लेकर लहरें भी किसी परम प्रेतम से मिलने को आतुर दिखाई दे रही थीं। सामने की दिशा में शुक्र की उज्जवल और शुभ छाया पानी में पड़ने लगी। जल में तैरती हुई इस
शुक्र तारे की वो छाया ऐसी लग रही थी मानो कोई परी अपने शुभ्र बालों में कभी दिखाई देती हुई, कभी छुपती हुई तैर रही हो। ऐसे आकर्षक दृश्य में 10वीं का चंद्रमा, जो आकार में कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, उसकी छाया भी लहरों में लुका छिपी करती हुई इस प्रकार प्रतीत होती है जैसे कोई मुग्ध नायिका घूंघट में अपने आधे मुंह को दिखाती हुई और आधे को छुपाती हुई लज्जा से दूसरों को देख रही हो। तो ये था आज के काव्यांश का सरल अर्थ, और अब हम इस सरल अर्थ के पश्चात विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये अवतरण कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें कवि ने बिंब ग्रहण का उल्लेख किया है। लहरों की गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए चंचल, अंचल, लुक छिप, पल पल, रुक रुक आदि जैसे शब्दों से सहज और प्रभावशाली चित्रण बन गया है। विश्व के प्रत्येक कण में पूर्णता की कामना को भी कवि ने यहाँ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। एक तीसरी बात भी उभर के सामने आती है कि प्रेम, मिलन की उत्कंठा और अभिसार का चित्रण भी कवि ने भारतीय जनजीवन के आधार पर लेकर के सुंदर से रूप में स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत किया है। और यदि अब हम अलंकारों की बात करें तो कुछ खोज रहे चल तारक दल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, इनमें वर्णावृत्ति के कारण अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। तारक, लहरों, 10वीं का चांद आदि में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। पल पल, झुक झुक, रुक रुक में पुनरुक्ति आपको पता ही है। परी सी, मुग्धा सा, सी सा से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और विस्फारित मानो, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे, इनमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मुझे दिखाई देता है। उम्मीद है आज का काव्यांश और काव्यांश का अर्थ समझ आ गया होगा। इसके आगे की कविता का कवितांश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।